हेलो साथियों, कैसे हैं? चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? घर्षण यानी कि फ्रिक्शन के ऊपर। ठीक है, तो बाकी हमने फ्री बॉडी डायग्राम जो थे विदाउट फ्रिक्शन के अभी तक सारे कर लिए हैं, बस उसमें सिंपल सा एक छोटा सा चेंजेस होगा, उसके साथ हमारा ये टॉपिक आगे स्टार्ट हो जाएगा। कोई ज़्यादा बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएगा इसकी वजह से, हाँ, लेकिन फ्रिक्शन का कंसेप्ट जो बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है। एक बार अगर आपने समझ लिया तो सारे के सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, और अगर समझ में नहीं आया तो दिक्कत कर सकता है इसमें ना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से फॉर्म किए जाते हैं ना, कि आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आप आराम से उसको कर जाओगे। तो फ्रिक्शन पे आते हैं। फ्रिक्शन फोर्स है क्या? फ्रिक्शन फोर्स क्या है? ये एक तरह का क्या है, एक तो इसको कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव मतलब क्या हुआ कि अगर फ्रिक्शन फोर्स के अंदर, कंजर्वेटिव का मतलब क्या, अभी आपने अभी देखा कि जिसके अंदर अगर जो किया गया वर्क है वो वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये आगे हम पढ़ेंगे ना, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फ्रिक्शन के बाद के अंदर, कार्य ऊर्जा शक्ति वाला, उसके अंदर हम ये चीजें पढ़ेंगे। तो ये क्या है, अभी आप ये मान लीजिए क्या है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो पथ पर निर्भर करता है, पहली बात तो। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, इसके बारे में आप एक चीज ध्यान रखिए, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा गति का अपोज करता है। क्या करता है? कोई भी चीज अगर गति कर रही है तो उस गति को रोकने का काम कौन करता है? ये फ्रिक्शन फोर्स करता है। बस ये एक दिमाग में डाल लीजिए। तो एक लिख लीजिए इसके अंदर लाइन इंपॉर्टेंट करके, कि घर्षण बल गति को रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इज ट्राई टू अपोज, या सीधा सीधा लिख लीजिए, ट्राई टू क्या करता ही है तो लिख लीजिए फ्रिक्शन फोर्स अपोज द मोशन ऑफ बॉडी, है ना। ये अपोज करता है किसका? मोशन का अपोज करता है। ठीक है, अपोज कब करेगा? कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, ये इस तरह से किसी कांटेक्ट में है सरफेस के, और अगर ये इस तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब फ्रिक्शन अपोज कब कर सकता है? जब किधर लगे? इस तरफ लगेगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं? स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया मेरी बात को? तो कहने का मतलब क्या है, जिस तरफ कुल मिलाकर गति होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, जिस तरफ रिजल्टेंट फोर्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, चलिए, एक चीज तो ये। दूसरा, अब ये फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन और गतिक फ्रिक्शन, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। इसको समझ जाओगे तो आगे के क्वेश्चन कर जाओगे। दो ही कंसेप्ट है, एक तो जिस तरफ मोशन हो रहा है उसके अपोजिट क्या लगेगा? फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है? गति का अपोज करता है, गति का विरोध करता है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। पहला कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन, और हिंदी में दूसरा कौन सा हो जाएगा? गतिक यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो चलिए, अब इसके लिए मुझे एक आपको विजुअलाइजेशन कराना पड़ेगा। अगर वो आप विजुअलाइज कर लोगे जो मैं भी बोल रहा हूँ उस तरह से, ठीक है, आप ध्यान देके सुनना उस चीज को और उसको सोचना आप दिमाग में, तो आपके सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी दीपावली की सफाइयाँ करते हैं। ठीक है, तो दीपावली की सफाई करते हैं तो एक सबसे टिपिकल काम क्या होता है? सबसे टिपिकल काम दीपावली की सफाई में होता है, एक अपने पर घर में होती है भारी सी लोहे की अलमारी। ठीक है, उस अलमारी में भरी हुई होती है ठसाठस, और उसको हमें क्या करना होता है? खसकाना होता है। ठीक है, तो जब उसको खसकाना होता है तो आप क्या करते हो? पहले उस पर जोर लगाते हो, धीरे से लगाते गए लगाते गए लगाते गए, लेकिन वो क्या रुकी हुई है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि जब वो अलमारी खसक नहीं रही है, यानी कि मूव नहीं कर रही है, गति नहीं कर रही है, और आप बल लगा रहे हो, तो इसका मतलब उस बल का विरोध कौन कर रहा है? उस अलमारी और आपका जो फर्श है उसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो वाला। ठीक है, जितना आप बल लगाओगे वो उतना ही वापस क्या कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में बल लग रहा है। लेकिन अभी अलमारी खसकना स्टार्ट नहीं हुई है, फिर आपने और बल लगाया और बल लगाया, अपना अपना तरफ से फोर्स लगाते गए, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे वो अलमारी क्या होगी? जस्ट खसकना स्टार्ट होगी। और जैसे ही खसकना स्टार्ट होगी तो आप क्या देखते हो? आप अल्टीमेटली आपके द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो एकदम से क्या हो जाता है? हल्का सा कम हो जाता है। अब ये करके देख लेना, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो ये करके देखना, किसी भारी चीज पे आप फोर्स लगाते जाना, तो जैसे जैसे लगाते जाओगे धीरे धीरे क्या होगा? स्टेबल है, और फोर्स बढ़ाया फिर भी स्टेबल है, और फोर्स बढ़ाया फिर भी स्टेबल है। फिर जैसे ही क्या होगा? वो खसकना स्टार्ट होगी। जैसे ही खसकना स्टार्ट होकर वो मूव करना स्टार्ट कर देती है, आपको अपने आप ही क्या होगा? आपको जोर थोड़ा सा कम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक जब अपन किसी भी चीज को खसकाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका मैं डायग्राम अगर बनाता हूं, अगर किसी भी चीज को मैं क्या कर रहा हूं? खसकाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? ये मेरा है घर्षण बल जो उसको रोक रहा है ना, तो ये क्या होगा? मेरा फ्रिक्शन फोर्स। इस तरफ सपोज कर लीजिए, है ना, और इस तरफ कौन सा है? अप्लाइड फोर्स, जो कि आप लगा रहे हो, है ना, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो क्या होगा कि जब आपने कोई फोर्स नहीं लगाया वो अलमारी वैसी की वैसी, जब आप बल बढ़ाते जाओगे तो ये भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अभी अलमारी खसकी नहीं है ना, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा, इस पॉइंट के बाद वो क्या होगी? आप बल बढ़ा रहे हो तो एकदम से क्या होगा? वो
चलना स्टार्ट कर देगी, है ना, मूव करना स्टार्ट। और जैसे ही मूव करना स्टार्ट करोगे आपको हल्का सा आराम मिलेगा, क्योंकि वो अब जब बल लगा रहे हो वो क्या हो गया, पहले वाले से कम, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, कम, है ना। तो कुल मिला के क्या होगा, यहाँ से कुछ ऐसे ग्राफ बन के और ये इस तरह से चलेगा। तो ये जो पॉइंट था यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का, इस वाले पॉइंट पे जो क्या है, जब तक कि वो चलना स्टार्ट नहीं हुई है, ये कौन सा है, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। ये कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। इसको क्या कहूंगा मैं, इंग्लिश में कहूंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन। सॉरी लिख दिया, कुछ गलत लिख दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और ये वाला कौन सा केस है, ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या है, वो इस अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। एक बार जब ये गति करना स्टार्ट कर दिया तो जो उसका फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कितना आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जितना अप्लाइड फोर्स होगा, ये अगर एंगल आप देखना चाहें तो ये एंगल कितना बनता है, 45 डिग्री का। और 45 डिग्री एंगल बनने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन वाली कंडीशन में हैं, है ना, किस कंडीशन में है, अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन वाली कंडीशन में है तो उस केस में क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन वाली केस के अंदर जो है आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। क्योंकि जितना आप जब स्टेबल कोई चीज है तो कब रह सकती है, जितना फोर्स आप उस पर लगा रहे हो उतना ही क्या होगा, वापस आप पर लग रहा है, तभी तो वो स्टेबल रहेगी। तो इसका मतलब कंसेप्ट क्या समझना है, जब तक, दिमाग में रखना, जब तक कि, ठीक है, किसी वस्तु पे हम फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं और वो स्टेबल है, तो इसका मतलब, स्टेबल होने का मतलब ये है कि जितना उस पे बल हमने लगाया है उतना ही वापस क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। इसलिए क्या बन रही लाइन 45 डिग्री पे इस तरह से बन रही। तो इस पूरे के पूरे केस में जब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो क्या ध्यान रखना है, जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो ये ध्यान रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में, यानी कि स्टैटिक घर्षण के केस में क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा एफ एस, जिसको स्टैटिक्स कहूंगा, वो किसके बराबर होगा, वो जो एफ एक्सटर्नल फोर्स होगा उसके इक्वल होगा या एफ के इक्वल होगा। ये देख लीजिए आप, हमने इसको एफ से डिनोट किया तो अप्लाइड फोर्स क्या है हमारा, एफ है। तो हमेशा क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में एफ एस जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा हमारे पास इस एफ के बराबर होगा जो हमने अप्लाइड किया है, ठीक है। दूसरा केस, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, ये अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, ये चीज ध्यान रखिए। दूसरा, जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है ये क्या होगा, डज नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड फोर्स, यानी कि ये क्या है, अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। दो चीज दिमाग में ये डाल लो, ठीक है। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको पहले, सबसे पहले पूछा क्या गया उस पर ध्यान है। जैसे ही उसने कहा कि स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है जो आपका अप्लाइड फोर्स होगा वही क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगा। बस ये दिमाग में रखना। एक तो क्योंकि दोनों क्या चल रहे हैं 45 डिग्री के एंगल पे, तो दोनों क्या आएंगे, बराबर चलेंगे। जितना आप लगा रहे हो उतना आप पे वापस फोर्स लग रहा है, ठीक है। फिर ऐसे लगते 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 एक ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी कंडीशन ये वाली, ठीक है, जहां पे ये क्या है, मैक्सिमम। ये वाला जो अगर मैं देखूं तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा एफ एस मैक्सिमम, यानी कि अब फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम है और जैसे ही मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के पास आप पहुंचे, उससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाया, ये क्या करेगा, गति करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही गति करना स्टार्ट करेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा, ठीक है। किसका मान, इस वाले का। और उसे हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अब गति हो रही है और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो किसी भी चीज पे डिपेंड या किसी बाह्य फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कांस्टेंट वैल्यू देता है, ठीक है। समझ में आ गई। तो ये कब का केस है, जब गति कर रहा है। ये कब है, जब वो स्टेबल है। बस ये अगर आप ग्राफ समझ गए हो तो सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। चलिए इसको डिनोट किससे करेंगे, एफ के से डिनोट करेंगे। तो एक चीज क्या ध्यान आ गई, इस पॉइंट से अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट से समझ में आ गया मेरे को कि मेरा एफ एस जो मैक्सिमम होगा, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो ऑलवेज इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, काइनेटिक, या ग्रेटर देन ही होगा मैक्सिमम वाला। तो ना मैक्सिमम वाला क्या होगा, फ्रिक्शन के क्या होगा, ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है। इक्वल भी लगा सकते हैं, है ना। यानी कि कौन सी है, एक्सट्रीमम वाली कंडीशन है, लास्ट फाइनल कंडीशन जब ये खसकने वाला जस्ट होगा, ठीक है। आगे समझ में। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक मैक्सिमम है वो क्या होगा,
ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो क्या रहा है कांस्टेंट रह रहा है, बस इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप कितना फोर्स लगा रहे हो, गति करना स्टार्ट कर दिया देन उसके बाद में फिक्स है ना। ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई आपको, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, तो इसमें एक चीज लिखिए कि मैं अभी सिंपल वाला केस ले रहा हूँ, उसके बाद अपन अलग अलग कर लेंगे। कि हमारे पास सपोज करिए एक ब्लॉक है, ठीक है, ये क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास कितना है m, तो इसमें नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा mg, और कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सा होगा ऊपर की ओर n। ठीक है, इस तरफ अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर फोर्स उस तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन किस तरफ होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं होनी चाहिए ना। अभी मैंने क्या बताया कि जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। ठीक है, हमने लगा दिया फ्रिक्शन। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता तो फ्रिक्शन कितना होता है, 0 होता। ठीक है, अब इस केस के अंदर क्या होगा, हमेशा ध्यान रखिए, इस केस के अंदर फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो इस कॉन्टेक्ट फोर्स से क्या होता है, परपेंडिकुलर, सॉरी क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपाती होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होता है। जब इस समानुपाती चिन्ह को हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, इसे क्या किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। इसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, अब ये स्टैटिक के लिए अलग होगा और काइनेटिक के लिए क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझे इसके लिए निकालना है, तो अगर मेरे पास ये एफ के होगा तो ये क्या हो जाएगा, म्यू के एन। ठीक है, इसी तरह से अगर ये एफ क्या है, एस है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू एस एन हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आपके पास जो म्यू एस है वो क्या है, म्यू के से बड़ा है इस पॉइंट के ऊपर। तो म्यू एस जब म्यू के से बड़ा है तो इसका मतलब इन दोनों को इक्वल करके एन से एन तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जो म्यू एस है वो क्या होगा, म्यू के ग्रेटर देन इक्वल टू ये होगा। ठीक है, जिस तरह से हमने इसके लिए लिखा उसी तरह से क्या होगा, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी आपसे कई बार डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो म्यू एस क्या होता है, स्टैटिक वाला हल्का सा ज्यादा होगा, किससे, इस वाले से, काइनेटिक वाले से। ठीक है, ये क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम दे दिया जाएगा या बाकी चीज देके फ्रिक्शन कोफिशिएंट पूछ लिया जाएगा। तो दो चीज ध्यान क्या रखनी है, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए जब क्वेश्चन सोल्व करोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि जब तक गति नहीं कर रही है तब तक फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। लिख लो, ये नोट कर लो, क्या लिखना है, ये लिख लीजिए कि जब तक ऑब्जेक्ट गति नहीं करेगा, पहले हिंदी में, जब तक वस्तु गति नहीं करेगी, ठीक है, तब तक स्टैटिक घर्षण अप्लाइड फोर्स यानी कि हो गया लगाए गए बल के बराबर हो गया। ठीक है, एक लाइन ये लिख लीजिए। इंग्लिश में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा कि जब तक जो है अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा जब तक कि जो बॉडी है वो मूव नहीं करती है। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरे में क्या लिखोगे, जब बॉडी मोशन में होती है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो रहेगा और वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देख लिया, ये वाला केस कि एक जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, तो मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, नॉर्मल फोर्स जो होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल हुआ तो जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल में आएंगे तो क्या लगेगा, कांस्टेंट। इसे हम क्या कह रहे हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। स्टैटिक के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट और काइनेटिक के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए दूसरा, अच्छा एक ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो स्टैटिक्स वाला है वो क्या है, वो कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, ये अपने ग्राफ से पता चल ही गया। अब आते हैं एक और केस पे कि कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट था ना, इस पे ध्यान देना। अब एक बार जो है इसको भूल जाते हैं। ये जब लोग यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस पे क्या हो रहा है, एक तो लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा पास क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स। अगर मान लीजिए मूव करने की उस कंडीशन में है, उस केस में ये क्या लगा, फ्रिक्शन फोर्स, तो लगा दिया फ्रिक्शन फोर्स। ऊपर की ओर क्या है, नॉर्मल फोर्स। अब क्या होगा, ये जो सरफेस है, ये सरफेस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा ना, इसे क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। तो मुझे क्या निकालना है, ये वाला जो है वो फोर्स निकालना है, एफ। ठीक है, और एफ क्या होगा, ये इसको एफ सी कह देता हूँ। एफ सी मतलब कि कांटेक्ट फोर्स।
यानी कि देखो पहले क्या था, पहले सिर्फ फ्रिक्शन जब नहीं था उस केस में तो कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स ये था। अब क्योंकि फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन है, इसका मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, मेरे पास कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। और वो क्या होगा, कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक ही ले लेता हूँ इसको। तो इस तरह का क्या बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा। तो इसको सोल्व करना, तो सोल्व करने के लिए क्या करूंगा, सपोज कर लीजिए एंगल कितना है यहाँ पे थीटा, तो मुझे एक एंगल भी फाइंड आउट करना है और इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो जैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट मुझे अगर करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ इस केस के अंदर, अगर मैं उसको देखूँ सोल्व करूँ यहाँ पे, तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा मेरा एफ, वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में है और ये वाई एक्सिस, एक वाई एक्सिस मान लो एक एक्सिस मान लो। जब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में इसके अगर कंपोनेंट दे रखे हो तो एफ क्या हो जाएगा मेरे पास, सीधा सीधा ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स स्क्वायर प्लस नॉर्मल फोर्स स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मुझे क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा निकालना तो क्या करता हूँ, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट, ऐसे मान लीजिए, है ना। ठीक है, ये होता है एक्स और ये होता है वाई। तो टेन थीटा क्या निकालते हैं यहाँ पे, टेन थीटा होता है और वाई का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, यही करते हैं अपन, अभी तक करते आए, गति में भी देखा था अपन ने। ठीक है, तो जहाँ एंगल बन रहा है उसको एक्स मानना है, जहाँ एंगल बन रहा है वो एक्स हमारा, तो ये क्या हो जाएगा एन एक्स हो गया और एफ क्या हो गया, ठीक है, वाई कंपोनेंट। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एन। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स एफ अपॉन एन। ठीक है, एफ की वैल्यू क्या होती है, अभी जस्ट हमने देखा था म्यू एन, तो रख दीजिए यहाँ पे। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, जैसे ही म्यू एन रखेंगे तो म्यू। ठीक है, ये भी कई बार पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये भी हमें क्या है कई बार पूछा हुआ है कि कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर जो है नॉर्मल फोर्स है उससे कितना या वर्टिकल से कितना एंगल बनाता है, तो क्या होगा टेन इनवर्स म्यू जो है वो एंगल बनता है इस वाले केस के लिए। ठीक है, चलिए हो गया। अब मैं देख लेता हूँ क्या बचा है इसके अंदर, देखें कॉन्टैक्ट फोर्स वाला देख लिया, ये हो गया हमारे पास। चलिए लगभग सारे जो कंसेप्चुअल है चीजें वो हमने देख ली है। ठीक है, अब इसके हम एक दो कंडीशन देखते हैं ना। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से आपको ये चीजें सारी की सारी समझ में आ जाएगी, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन में ध्यान क्या रखोगे, फ्रिक्शन में हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्या स्टैटिक है तो अप्लाइड फोर्स के इक्वल, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका यही है, स्टैटिक है तो क्या होगा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा काइनेटिक है तो क्या रहेगा कांस्टेंट, तीसरा एफ क्या रहेगा म्यू एन रहेगा। ठीक है, बस ये तीन चार चीजें याद रखोगे तो फ्रिक्शन के सारे क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, दूसरा ये वाला मैंने आपको बता दिया कॉन्टैक्ट फोर्स, ये हो गया। ठीक है, देन उसके बाद में अच्छा इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, क्या लिख सकते हो आगे, अगर मैं यहाँ पे यही वैल्यू रख देता हूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रूट। तो एन को ले लो बाहर, तो कुल मिला के क्या बन गया म्यू स्क्वायर प्लस वन। तो ये किसके बराबर हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स के बराबर हो गया। ठीक है, एन की वैल्यू आप वहां से सेटिस्फाई, जो भी इक्वेशन बनेगी हमारे, अगर ये सिंपल वाला केस है तो एन किसके बराबर हुआ, एम जी के बराबर हुआ, एम जी यहाँ पुट कर दीजिए आंसर हो जाएगा। इंक्लाइन प्लेन पे है तो वो क्या हो जाएगा एम जी कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप उसकी इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बता रखी है। ठीक है, बस आपको एक कंसेप्ट जो है वो दिमाग में रखो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मामला। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन के बाद आपको ये चीजें जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अलग अलग एंगल पे अब मैं डायरेक्ट उसके जो बन सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि कंडीशंस, वो कंडीशंस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कंडीशन अब आप बनाना सीख गए हो, फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे क्या करना है एक फोर्स जो है वो लेना है अपने को। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है लेकिन इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है। ये देखते हैं कि एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक दे रखा है, इससे आपके वो स्टैटिक्स वाले सारे क्वेश्चन जो है वो क्या होंगे एक क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएंगे ना। चलिए ये एक ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स एफ लगाया है, ब्लॉक का जो मास है वो कितना है 1 किलोग्राम है, कितना है 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, अभी रेस्ट में पड़ा है। और देखो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पूरा में, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज एट रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, हैविंग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इक्वल टू 0.2। ठीक है, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये भी दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.15। ठीक है, दोनों दे दिए अपने को। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन जो हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ है वो इक्वल होगा पहले तो 1 न्यूटन के, दूसरा कंडीशन
जब हॉरिजेंटल फोर्स इक्वल हो 1.96 न्यूटन के, और तीसरी कंडीशन है जब हॉरिजेंटल फोर्स इक्वल हो 2.5 न्यूटन के। 3 केस हमें दिए हुए हैं, है ना। चलिए इन तीनों केस के लिए, अब क्यों दिए तीनों केस, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, देखो अब अगर आप इस तरफ फोर्स लगाओगे, है ना, ठीक है, अगर आप क्या करते हो इस तरफ अगर फोर्स लगाते हो तो उस केस में क्या करना, इस तीनों केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फ्रिक्शन किधर होगा, क्योंकि फोर्स उधर लग रहा है तो फ्रिक्शन ऑलवेज क्या होगा, इसकी गति के विपरीत दिशा में होगा। कोई कंसेप्ट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है कि ये फोर्स लग रहा है किस तरफ, इस तरफ। कितना लग रहा है, फर्स्ट केस की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट केस की हम बात करते हैं। ये फोर्स कितना लग रहा है, इस तरफ लग रहा है इतना, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या होगा, यहाँ से मैं ऊपर की ओर कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स, नीचे की ओर कौन सा होगा, mg फोर्स, यानी कि, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस के लिए, सारे ही केस के लिए, चाहे कोई सा तीनों केस लें, उसके लिए क्या है, n बराबर किसके हैं, mg के हैं। और तो फ्रिक्शन बराबर किसके होगा, वो हो जाएगा म्यू एन के, तो इसका मतलब म्यू mg के, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। यहाँ से एक चीज तो निकाल ली फर्स्ट कंडीशन हमने, क्योंकि n बराबर किसके हैं, mg के, और f बराबर कितने, म्यू एन के, तो n बराबर कितना है, mg, दोनों रख दिया, तो ये हमारा फिक्स हो गया इस केस के लिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। फर्स्ट केस क्या कहता है, फर्स्ट केस कहता है मेरे पास कि मैंने फोर्स कितना लगाया है, फोर्स जो लगाया 1 न्यूटन लगाया है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि देखो अभी हमने ग्राफ बनाया तो क्या बताया मैंने कि जब तक कि ये गति नहीं करेगा, समझना इस चीज को, जब तक कि ये ब्लॉक गति नहीं करेगा तब तक फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के। और स्टैटिक फ्रिक्शन उस केस में किसके बराबर रहेगा, अप्लाइड के। दिमाग में रखना ये चीज, है ना। जब तक कि ब्लॉक गति नहीं करेगा तब तक फोर्स कौन सा रहेगा, फ्रिक्शन वाला, स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। और उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो मुझे ये देखना कि अभी ये, जब मैं ये 1 न्यूटन का बल लगाता हूं तो ये गति करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो मुझे क्या देखना है कि गति तब करेगा जब ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हम निकालते हैं उस मैक्सिमम फ्रिक्शन से क्या हो जाए, ज्यादा बल लगेगा, तभी तो गति करेगा, है ना। जैसे हमने वो ग्राफ देखा था तो क्या था उसके अंदर कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन था, उसके बाद ये ऐसे ग्राफ था। तो गति कब प्रारंभ कर रहा है, गति तब प्रारंभ कर रहा है जब आप मैक्सिमम फ्रिक्शन जो आपका है उससे ज्यादा क्या लगा देते हैं, बाहर जो अप्लाइड फोर्स है वो लगा देते हैं, तब गति करना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, इसका फ्रिक्शन फोर्स देखता हूँ, ठीक है। कितना होगा, वो हो जाएगा म्यू एस, कौन सा है म्यू एस, तो लिख दिया म्यू एस, ठीक है, mg, इस वाली इक्वेशन से। तो म्यू एस mg देखिए कितना हो जाएगा, 0.2, mg कितना है, m है हमारे पास 1 इंटू जी कितना है, जी ले लेते हैं 9 देख लेता हूँ 9.8 है या 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 9.8 से ही करना, 10 दिया हुआ नहीं है, 9.8 से कर लीजिए। तो कुल मिला के जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यह जाएगा 1.96 न्यूटन। कितना आएगा, 1.96 न्यूटन। अब आप देखिए क्या हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो 1.96 न्यूटन से ज्यादा है, बताइए। क्या हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो 1.96 से ज्यादा है क्या, देखो कितना लगा रहे हैं, 1 न्यूटन लगा रहे हैं। यहाँ कितना हो रहा है कि आपको इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए कम से कम इतना बल, है ना। ये जब बल आएगा जो मैक्सिमम वाली कंडीशन वो है, तब जाके ये ब्लॉक क्या करेगा, गति करना स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप ये पहली कंडीशन वाला केस लेते हैं उस केस में ब्लॉक क्या कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है। तो जब ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है इसका मतलब म्यू एस किसके बराबर होगा, एफ के। तो म्यू एस किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। बस ये कंडीशन हो गई, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, फिर से देख लो कंसेप्ट क्या था। जब तक कि ये ब्लॉक गति नहीं करेगा तब तक, जब तक कि ब्लॉक गति नहीं करेगा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ रहा है इस केस के लिए, 1.96 आ रहा है। फोर्स हम कितना लगा रहे हैं, 1 न्यूटन लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये फोर्स जो है इस मैक्सिमम वाले से कम है। अगर कम है तो इसका मतलब क्या होगा, ये फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है दोनों इक्वल होंगे। यानी कि अभी हम कहाँ हैं, यहीं कहीं हैं। ये हमारे पास कितना है, ये वाला ये 9.6 है और हम कहाँ हैं, 1 पे ही हैं, तो यहीं बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल कर दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स इस केस में कितना आ गया, इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया 1 न्यूटन। हो गया केस, समझ में आ गया,
ठीक है, तो मैं ये चीज लिख लूं कि मेरे पास मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस है। ठीक है, अब आते हैं बी केस पे। तो इस ए वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बी केस। बी केस क्या कह रहा है, केस जो बी है वो ये कह रहा है कि केस जो बी है वो बी ये कह रहा है कि आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, यानी कि जो बाह्य फोर्स जो लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं, 1.96, यानी कि ये वाला है ना। जब 1.96 लगा रहे हो तो इसका मतलब आप कहाँ पहुंचे, और आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है स्टैटिक्स वाला, वो भी 1.96। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप किस कंडीशन पे हैं अभी, आप जो है वो इस कंडीशन पे हैं, है ना, ये वाली कंडीशन, फिक्स इस वाली कंडीशन पे है। ये आपके पास कितना बाह्य फोर्स इतना होना चाहिए और यहीं पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए, 1.96। तो मुझे बताइए कि इस कंडीशन पे भी फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। देखो इससे आगे बढ़ोगे तो काइनेटिक स्टार्ट होगा, यहां तक तो मैक्सिमम फ्रिक्शन ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड केस के अंदर भी आपके पास फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, अप्लाइड फोर्स के इक्वल आएगी। वो कितनी आएगी, 1.96 आएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मुझे एक चीज और बताइए, जब मैंने यहाँ पे ये स्टार्टिंग लिया तो मैंने क्या लिया है, काइनेटिक फ्रिक्शन वाला नहीं लिया है, ये कौन सा लिया है, ये लिया है। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, जब आप इसको मैक्सिमम फ्रिक्शन वाला केस निकालोगे तो उसमें कौन सा लेना है, स्टैटिक फ्रिक्शन वाला कोफिशिएंट लेना है। ठीक है, काइनेटिक वाला नहीं लेना है, काइनेटिक वाला तब लेना है जब गति प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे केस में। तीसरे केस में क्या हो रहा है, तीसरे केस में आपका जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, 2.5 न्यूटन है और आपको गति कराने के लिए कितना चाहिए, मैक्सिमम 1.96। तो जैसे ही 1.96, इसका मतलब आप 2.5 पे जाओगे तो कहाँ हो रहे हो, कहीं इस पॉइंट पे मिलोगे। जब इस पॉइंट पे मिलोगे इसका मतलब यहाँ कौन सा होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन है। कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब जब काइनेटिक, इसका मतलब क्या होगा कि स्टैटिक वाला केस तो हमारा क्या हो गया, खत्म। और काइनेटिक क्या होता है, फिक्स वैल्यू होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की। ठीक है, तो तीसरे केस की अगर मैं बात करूं सी की, ठीक है, तो सी में क्या होगा, फ्रिक्शन जो होगा वो कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू के एन हो जाएगा। ठीक है, म्यू के कितना है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू के एन कितना है, mg के बराबर है। ठीक है, एन बराबर किसके है, mg के, तो रख दीजिए यहाँ पे। तो म्यू के कितना हुआ, 0.15 इंटू एम कितना है 1, जी कितना है 9.8, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 1.47 न्यूटन। क्या आएगी, 1.47 न्यूटन। तो मेरा मतलब समझे कहने का, ये क्वेश्चन कराने का और ये समझाने का, इतना टाइम देने का, इसका रीजन यही था कि अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चंस आप आराम से कर जाओगे, और अगर ये ग्राफ समझ में नहीं आया है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं समझ में आया तो दिक्कत होगी। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो वापस रिपीट करिए वीडियो को स्टार्टिंग से और ये देखिए कि मैंने यहाँ पे क्या कहा है और यहाँ पे क्या कहा है। यहाँ पे ये कहा है जब तक कि स्टैटिक फ्रिक्शन, मैंने एग्जाम्पल लिया ना जो अलमारी वाला, उसको ढंग समझना, उसको ढंग से, है ना, दिमाग में सोचना उसके बारे में। और अगर नहीं किया है कभी, अलमारी को खसकाया नहीं तो आज किसी भारी चीज को खसका के देखना, धीरे धीरे बल आप बढ़ाते रहना, बढ़ाते एक ऐसा बल आएगा जहाँ पे क्या होगा, वो खसकना स्टार्ट करेगी। जैसे ही खसकना स्टार्ट करेगी तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप देखना, अपने आप को आराम महसूस करोगे आप जब वो खसकना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्या था, जब तक ये आगे बढ़, जब तक ये गति नहीं कर रहा है तब तक बाह्य फोर्स, यानी कि ये बाह्य वाला है, ये कौन सा अपना स्टैटिक फ्रिक्शन है, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और जैसे ही गति करना स्टार्ट करेगा उसके बाद क्या लगेगा, एक कांस्टेंट फोर्स लगेगा। तो कांस्टेंट फोर्स कौन सा होगा, म्यू के एन होगा, और वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस एन की वैल्यू अलग अलग केस में अलग अलग होगी, हमेशा एमजे नहीं होगी। मैं पहले बता देता हूँ, इस एन की वैल्यू क्या होगी, हर केस में अलग होगी। अगर मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन था ना, अपन ने देखा था, तो इसमें क्या था, एन इस तरफ था, तो यहाँ क्या आ रहा है, mg cos थीटा, तो उस केस में हमें cos थीटा भी लेना पड़ेगा। ठीक है, वो बात की बात है, अगर आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें देखते हैं ना। चलिए टाइम कितना रहा है देखें, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अच्छा अभी तो है 10 मिनट और है, तो एक मैं ऐसा ही क्वेश्चन ले लेता हूँ और, है ना, ये समझ में आ गया ना, स्टैटिक्स का मतलब कब होगा, काइनेटिक कब होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो फिर अब एक क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो एक क्वेश्चन और कैसा, जो थोड़ा सा इंक्लाइन डायग्राम वाला देख लेते हैं ना। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है हमारे पास कि ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन ए प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 37 डिग्री, है ना। ये 37 डिग्री जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है, कई बार क्वेश्चन में दिया होगा, हालांकि आपको आंसर दे देंगे इसका, फिर भी ध्यान रखना कि अभी मैं आगे लिखवा दूंगा। चलिए
with the horizontal, the coefficient of friction between the block and surface is 0.7. क्वेश्चन है फर्स्ट इसका, what will be the frictional force acting on the block and what is the force applied by inclined plane on block। ठीक है, चलिए तो पहले थोड़ा सा मैं डायग्राम बना लेता हूँ, हालांकि क्वेश्चन में बनाया हुआ नहीं है, फिर भी हम बना लेते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे से, है ना। तो ये क्या है, एक ब्लॉक है जो इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, कितने किलो का है, 2 kg का है। ठीक है, एंगल ये कितना दिया हुआ, हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया हुआ 37 डिग्री का है ना, 37 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए, तो सबसे पहले क्या होगा कि एक नॉर्मल फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, mg इस पॉइंट से अगर मैं देखूँ तो किधर होगा, नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ से अब आगे क्या करेंगे हम, अगर इसका डायग्राम और बनाना चाहें तो हमने अभी कल बनाया, तो कल मतलब कि पिछली जो क्लास थी उसमें बनाया था हमने इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 37 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 37 होगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा mg cos 37। इधर क्या बनेगा, mg sin 37। ठीक है, एक चीज और कि cos 37 ये गिवन होगा आपको, ये कितना होगा 4/5, और साइन जो 37 होता है ये कितना होता है 3/5। ठीक है, ये चीज ये गिवन होगी क्वेश्चन में। अब क्या करना है, अब ये हमें देखना है, अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पर। अब देखिए, अब जो है mg sin 37 जो है ये क्या करेगा, ये जो है इसको इस तरफ लाने की कोशिश करेगा नीचे, क्योंकि खसकाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब नीचे खसकाने की कोशिश करेगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मूव किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब फ्रिक्शन किस तरफ होगा, फ्रिक्शन होगा इस तरफ। बस ये आपको एक कंफ्यूजन क्या कंसेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। क्या रखना है कि mg sin थीटा वाला जो केस है ये क्या करेगा, इसको फोर्स नीचे की ओर लाने की कोशिश करेगा। अभी कोई फोर्स लग नहीं रहा इस पे, है ना, बाह्य फोर्स कुछ नहीं लगा, सिर्फ ये पड़ा हुआ इस पे। तो क्या होगा, mg sin थीटा क्या लगेगा, इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। F जो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो F किस तरफ होगा, उस तरफ होगा, क्योंकि गति होने की टेंडेंसी किस तरफ है, इस नीचे की तरफ आने की टेंडेंसी है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमने पहले ही बनाया था, सिर्फ एक नई चीज आ गई, फ्रिक्शन फोर्स आ गई। फ्रिक्शन किस तरफ होगा, जिस तरफ मूव करेगा उसके अपोजिट में। अब आप देखिए मूव करेगा किस तरफ, क्योंकि इस तरफ भी तो मूव करेगा नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन किस तरफ हो गया, ऊपर की ओर हो गया। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया, अच्छा मैं m लिख देता हूँ, म्यू जो है वो कितना दिया हुआ है मेरे को, म्यू दिया हुआ है 0.7, और m जो है वो कितना है मेरे पास 2 kg। ठीक है, और g को कितना लेना है, 10 लेना है। इस क्वेश्चन में गिवन है, g को कितना लेना है, 9.8 नहीं लेना, 10 लेना है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अब देखते हैं, व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, तो हमें f निकालना है। ठीक है, तो f निकालने के लिए सबसे पहले फ्रिक्शन कितने होते हैं, 2 होते हैं, पहला स्टैटिक, दूसरा काइनेटिक। फ्रिक्शन स्टैटिक होगा तो अलग वैल्यू आएगी, काइनेटिक होगा तो अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, स्टैटिक काइनेटिक को कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है एफ मैक्सिमम। ठीक है, जिसको लिमिटिंग फोर्स भी कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं ना क्वेश्चन में ना। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम सबसे पहले हमें निकालना है एफ एस मैक्सिमम, ये कितना होगा। तो एफ एक्स मैक्सिमम कितना होता है, वो होता है म्यू एस एन होता है। ठीक है, क्या होता है, म्यू एस एन होता है। म्यू एस कितना है हमारे पास, ये रहा, म्यू कितना दे रखा है 0. यही दे रखा है, एस तो एस कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब म्यू जो है वही म्यू एस है और वही म्यू के है। ठीक है, 0.7 मल्टीप्लाई एन कितना है, तो आप देखिए अब एन किससे सेटिस्फाई हो रहा है, mg cos थीटा से। तो इसका मतलब इस वाले केस में n, पहले वाले में क्या था mg था, तो इस वाले में चेंज हो गया। तो वो डायग्राम क्या है हमारा या सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये n बराबर कितना है, mg cos 37 है कि नहीं है ना। ठीक है, चलिए तो लिख दिया हमने यहाँ पे कि 0.7 और ये हो गया mg cos 37। तो 0.7 इंटू एम कितना है 2, इंटू जी कितना है 10, इंटू cos 37 कितना होगा 4/5, 5 से कैंसिल 2 बार। ठीक है, तो ये आ गया कितना 16 और इसको 0. किससे मल्टीप्लाई कर दें, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये करीब करीब कितना आएगा 16 इंटू 0.7 करके देखिए, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, ये आएगा 11.2 न्यूटन। कितना आया 11.2 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो लगने वाला फोर्स है कौन सा mg sin थीटा, ये कितना हो, mg sin थीटा नीचे ला रहा ना इसको, गति कौन करा रहा है, मोशन कौन करा रहा है, mg sin थीटा जो है वो मोशन करा रहा है। अब mg sin
37 वाला जो है, ये अगर फोर्स इससे बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक हो जाएगा, इससे छोटा है तो क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। अब हमें वो देखना है, ठीक है। तो टोटल जो फोर्स लग रहा है इस पे, नेट फोर्स अगर मैं कहूँ इसको, नेट ना, नेट नहीं, नेट की बात नहीं करेंगे, इस वाले की बात करते हैं। ये जो फोर्स है ये है हमारे पास mg sin 37, इसकी वैल्यू देखिए। नेट तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे वो होगा ना, नेट फोर्स की बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये कितना होगा, तो m कितना है 2, g कितना है 10, sin थीटा कितना है 3/5, इसको इससे गुणा कैंसिल आउट किया तो कितना बच गया, 2 बार 2 इंटू 2 4, 4 इंटू ये करेंगे तो 4 3 12, तो कितना आया 12 न्यूटन आया, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ रहा 12 न्यूटन, 12 न्यूटन आने का मतलब क्या हुआ, इससे ज्यादा है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, म्यू एस मैक्सिमम से कौन ज्यादा है, हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है, इसको हम एक्सटर्नल से अगर कह दूं तो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि ये गति करेगा, गति करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो हो गया म्यू एन हो जाएगा। तो इसका मतलब इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, सोल्व अगर करेंगे तो इसमें पूछा फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा 11.2 न्यूटन जो है वो क्या होगा, इसका फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब भाई, क्योंकि हमें देखो अगर यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के दे रखा होता तो फिर वापस सोल्व करते म्यू के से, क्योंकि दोनों के लिए क्या दे रखा है, म्यू दे रखा है, बस कोफिशिएंट दोनों के लिए सेम है, तो यही क्या होगा आपका फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। फर्स्ट केस समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है क्या। ये जो फोर्स है ये अगर सपोज के लिए इसको सोल्व करता मैं, और ये क्या होता, ये सपोज के लिए कितना आता 11 आता है ना, किसी केस में ये कुछ वैल्यू चेंज होती है, कितना आता 11 आता। तो अगर 11 आता है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है वो ज्यादा है, कौन सा, म्यू एस वाला। तो उस केस में क्या होगा, जितना फोर्स अप्लाइड कर रहे हो वही आपका फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, ये हो जाता है। समझ में आ गया ना, जब ये अपन पहले किया था। तो अभी ये कितना आया था, ये आया था आपके पास 12 न्यूटन, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन इसमें कह रहा है व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन ब्लॉक। अब जो ब्लॉक है, ठीक है ना, जो ब्लॉक है, ये प्लेन जो है, ये प्लेन इस पे कितना फोर्स लगाता है, तो प्लेन कौन सा फोर्स लगाता है, इस तरह से लगाएगा, ठीक है। तो ये फोर्स कितना होगा, जिसको अपन एफ सी कह देते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था ना, वो कितना होगा उसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, वो इस तरफ, सॉरी, इसमें था फ्रिक्शन और इसके अंदर है ना, इस तरफ, ठीक है। फ्रिक्शन और एन में था ना वो, तो कॉन्टेक्ट फोर्स कैसे था, तो कॉन्टेक्ट फोर्स हमारा था एफ सी बराबर क्या होता था, नॉर्मल फोर्स स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर, ठीक है। अब काइनेटिक क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मोशन हो रहा है, अगर मोशन नहीं हो रहा तो कौन सा रहता, स्टैटिक। तो इसको सोल्व करूंगा तो n कितना है, ये रहा एम जी कोस 37, इसका वैल्यू कितनी आई, एम जी कोस 37 की निकाली थी क्या अपने, ये वाली है ना, 2 इंटू ये और इंटू ये, ठीक है। तो ये कितना आ रही 16, तो ये कितना आ गया 16 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए एफ के कितना आ रहा है, एफ के कौन सा लिया था, ये वाला है ना, क्योंकि यही रहेगा हमारे पास, तो 11.2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए तो ये मिल जाएगा 96 प्लस 11 समथिंग कुछ, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो गया 121.2, तो ये आएगा करीब करीब, ये आ रहा है अपने पास 125. अच्छा सॉरी, ये गलत लिख दिया, 256 है ना, 256 और 125 पॉइंट कितना आ रहा है 4, 125.4, ठीक है, का रूट, ठीक है। और जब इसको सोल्व करोगे आगे तो रूट हटा के, तो ये वैल्यू मैं एग्जैक्टली लिख देता हूँ, कितनी आ रही है 19.53, कितना आ रहा है 19.53 जो है न्यूटन, ये फोर्स आ रहा है किसका, कॉन्टेक्ट जो लगेगा ना इस तरफ से, वो ब्लॉक पर, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा ब्लॉक पर, इस जो सरफेस है नीचे वाला, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, ये वाला फोर्स हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत भाई, ये तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, वो हमने निकाल दिया, उससे वैल्यू निकाल दी, ठीक है। यहाँ पे एक केस मैंने सीधा हॉरिजॉन्टल वाला ले लिया, ये कौन सा ले लिया, इंक्लाइंड प्लेन का। इंक्लाइंड प्लेन पे क्या करना है, एन आपका चेंज होता रहेगा, हर केस के लिए अलग अलग होता रहेगा, ठीक है। चलिए, कोस 37 डिग्री, कोस साइन 37 डिग्री, या तो याद रख लीजिए 4/5 और 3/5, क्योंकि स्पेशल केस होता है, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, या फिर आपको गिवन होगा, ठीक है। जैसे साइन 30 45 और ये याद करते हो ना, वैसे इसको भी एक बार दिमाग में रख लीजिए, 4/5 और 3/5, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है मैं आपके ले चुका हूं। अब जो है हम नई नई कंडीशन जो होगी अगली अपनी, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज को, अभी तो कौन सा था, हॉरिजेंटली खींच लेते वो, अगर मान लीजिए हॉरिजेंटल पे मतलब
इंक्लाइन प्लेन नहीं होके हॉरिजॉन्टल पे कोई ब्लॉक पड़ा है, उसको आप खींच रहे हो कितने डिग्री से, किसी एंगल से खींच रहे हो या धक्का दे रहे हो किसी एंगल पे, उस केस में क्या फ्रिक्शन बनेगा और किस तरह से इक्वेशन सॉल्व होगी। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।